नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं और ये टेस्ट पेपर नंबर 5 है। इसे आप देख रहे हैं यहाँ वीडियो के माध्यम से। कुल मिलाकर 100 MCQs हैं। शुरू करते हैं इस प्रश्न श्रृंखला को। असल में ये फुल लेंथ मॉक है तो इसमें आपको बिल्कुल परीक्षा के ही पैटर्न पे प्रश्नों का डिज़ाइन मिलेगा। हालांकि प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा ऊंचा है क्योंकि अभ्यास हमेशा कठिन होना चाहिए, तभी आपको उससे फ़ायदा होता है। बाइलिंगुअल है, आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। दिशा निर्देश आप जानते हैं, बस इतना याद रखना है कि कोई ना कोई गोला आपको काला करना ही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नहीं प्रश्न आ रहा है तो ई वाले को रंग दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसका दंड आपको मिलेगा। प्रश्न को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मध्य पाषाण युग यानी जो मेसोलिथिक एज है उसके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से करेक्ट कौन सा है वो बताइए। अब पूरे प्रश्न को देख लीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ह्यूमन स्केलेटन के जो पहली बार के एविडेंसेस हैं वो इंडिया में जो प्राप्त हुए हैं, मतलब मानव के रहने के साक्ष्य या मानव की मौजूदगी के जो साक्ष्य हैं, ह्यूमन स्केलेटन मिला है। इसका मतलब क्या है? मनुष्य यहाँ पर पाया जाता था। तो वो सबसे पहले भारत में हमें मेसोलिथिक एज से ही मिलना शुरू होता है, उससे पीछे वाले प्रमाण नहीं मिले हैं, ऐसा कहा गया है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि मेसोलिथिक पीरियड इज कॉल्ड द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम द पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक इरा। मतलब पैलियोलिथिक इरा और नियोलिथिक इरा का बीच का जो हिस्सा है या बीच का जो ट्रांजिशन स्टेज है उसी को हम मेसोलिथिक कहते हैं, ये बात। और उसके बाद एविडेंसेस ऑफ अ गार्लैंड मेड अप ऑफ एंटीलोप रिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट महदहा। ठीक है, महदहा नाम की एक मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है और वहाँ से हमें एंटीलोप की जो सींग होती है उसको काट के बनाए हुए छल्लों की माला प्राप्त हुई है। और इसके बाद चौथा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि दमदमा जो है ये यूपी में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये मेसोलिथिक साइट है। तो बताइए इसमें करेक्ट कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसका सही जवाब ए वाला हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है, लेकिन ये जो चौथा दिया हुआ है ये इसमें गलत है। दमदमा मेसोलिथिक साइट तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये आपका सहारनपुर में नहीं पड़ता है, ये यूपी में ही है और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि न्यूलिथिक पीरियड के बारे में विचार करके बताइए कि इसमें से ये जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब यहाँ नीचे विकल्प भी है, तो 4 स्टेटमेंट जो है इनमें से सही कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले कहा जा रहा है कि ले मेजुरैर जो है इन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में टोन्स नदी की घाटी जो है वहाँ से पालिशदार शेल्ट प्राप्त की थी। और ये जो शेल्ट है, ये जो औजार प्राप्त हुए हैं, ये असल में नवपाषाण काल के हैं, न्यूलिथिक साइट इसे माना जाता है। तो ये 1860 की बात है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो ओल्डेस्ट स्टोव के प्राप्त हुए हैं वो बिलासुर गांव नाम की जगह से प्राप्त हुए हैं, जो कि असल में आंध्र के विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिलासुर गांव एक गांव है असल में, और वो पड़ता है विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में यानी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि नवपाषाण शब्द जो है यानी असल में नियोलिथिक शब्द, नवपाषाण नहीं बल्कि इसका जो अंग्रेजी रूप है उसी को आप ध्यान दीजिएगा, नियोलिथिक। इसको पहले डिस्कवर किया गया था या सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया गया था जॉन लुबाक के द्वारा। उनकी बुक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। उसमें इन्होंने जो नया युग था उसको नवपाषाण के नाम से संबोधित किया और ये किताब पब्लिश होती है 1865 में। इसके बाद चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड द न्यूलिथिक पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 9000 BC। ठीक है, बिफोर जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से 9000 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये विश्व की बात है। भारत में क्या होता है, 4000 साल पहले के जो अवशेष हैं, मतलब 4000 ईसा पूर्व पहले के जो अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ जो प्रमाण हमें भारत से मिलते हैं वो बाद वाले। तो अब बताइए, इसमें स्टेटमेंट आपने देख लिया, इसमें आपको ये बताना होगा कि सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और ये आपका विकल्प है। हालांकि सबको एक साथ दिखा पाना संभव नहीं है, लेकिन देखें, ये आपके ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट है और नीचे ये ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? दूसरे का, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सी वाला। सी वाले का मतलब है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो आइए देख लेते हैं पहला, तीसरा, चौथा, बाकी जो है वो गलत क्यों है? पहला सही था, तीसरा सही था, चौथा सही था, लेकिन ये दूसरा वाला जो लिखा हुआ है ना, बिलासुर गांव, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग है।
असल में बिलासुर गांव जो है ये कहाँ पे है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र में है, स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन ये कुर्नूल जिले में पड़ता है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें से गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहाँ डायनेस्टी और फाउंडर्स का नाम दिया है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो संगम राजवंश यानी संगम डायनेस्टी के फाउंडर थे हरिहर और बुक्का, इसमें मिलान पहले से किया नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इसमें आपको मिलाना पड़ेगा। तो संगम डायनेस्टी इसके जो फाउंडर है उसका नाम, फिर इसके बाद सालू, फिर तुलु, फिर अरबिडू। विजयनगर साम्राज्य जो है वो यही 4 राजवंशों के द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता है। यहाँ संस्थापकों के नाम दिए हुए हैं, तो अब मिलान आपको करना है। प्रश्न को देख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। मिला लेंगे, ये तो सामने से ही मैच हो रहा है, वो आप भी जानते हैं। बाकी सालुब, तुलुब और अरबिडू को देख रहे हैं आप, तो सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह थे। नरसिंह को आप नीचे, यहाँ वीर नरसिंह और नरसिंह में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। नरसिंह जो है ये सालुब राजवंश के संस्थापक थे। तुलुब राजवंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह राय, यह सामने ही मैच होगा। और अरबिडू के संस्थापक हैं तिरुमाल, ये सबसे आखिरी राजवंश है अरबिडू, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उन पर आपको विचार करके सही की तलाश करनी है, करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कहा गया कि जौनपुर प्रस्तर अभिलेख जो है, यानी जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, उसका संबंध राजा ईश्वर वर्मन से है। और उत्तर प्रदेश में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ पे हरहा नाम का एक प्लेस है, वहाँ राजा ईशान वर्मन का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, जिसे कि हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इसमें मौखरियों के सबसे पुराने और अभिलेखीय प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, लिखे हुए जो लिखित साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं। कहाँ के प्राप्त होते हैं? तो मौखरी डायनेस्टी के। इसके बाद देव बरुणारक शिलालेख जो है ये सेन राजवंश का है। सेन राजवंश यानी बंगाल की बात हो रही है। तो इस क्षेत्र के बारे में जानकारी का मतलब पूरा जो बंग क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे करके इसमें इंफॉर्मेशन दी है, 3 स्टेटमेंट है असल में, सही की तलाश आपको करनी होगी। प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है। लेकिन ये तीसरा वाला जो देव बरुणारक का दिया हुआ है ये वाला गलत है। देव बरुणारक शिलालेख जो है ये गुप्त काल का है, ठीक है। ये जो शिलालेख आप देख रहे हैं ये असल में गुप्त काल का है और ये जीवित गुप्त द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया है। तो ये मूल्यवान स्रोत है गुप्त डायनेस्टी का और यहाँ पर दिया हुआ है सेन राजवंश, तो ये गलत हो जाता है, बाकी दोनों एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो ए को चुना, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला, और अगला जो है वो है हमारा 5वां। इसमें कहा गया कि दिनग्गा जो है ये बौद्ध तर्कशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। जैन सिद्धांत के मूल को अनेकांतवाद, स्यादवाद, नयावाद मतलब नववाद, त्रिरत्न, पंचमहाव्रत, अहिंसा के सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया गया है। बुद्ध घोष की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम है विशुद्धिमग्ग। तो आप प्रश्न को देख रहे हैं और ये आपके विकल्प हैं। अब बताइए कि इसमें से कौन सा हमें चुनना चाहिए। डी को अगर आप चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा। प्रश्न को देखिए, ठीक है, ये आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है 5वें का वो हो जाएगा इसमें डी वाला ही। डी वाले में कहा गया था कि सभी सही हैं, तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी परफेक्ट हैं, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग नवरत्न ऑफ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के प्रतापी शासक, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो उनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे और नवरत्न जो थे वो बहुरंगे थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के मूर्धन्य थे। तो इसमें वराह मिहिर जो है वो चिकित्सक थे, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अमर सिंह जो है ये कोशकार थे यानी लेक्सिकोग्राफर थे असल में, यहाँ आप देख रहे हैं। छपड़क जो है ये एस्ट्रोलॉजर थे यानी ज्योतिषी थे। वेताल भट्ट जो है ये मांत्रिक थे, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। और घटकरपर जो है ये व्याकरणाचार्य थे यानी व्याकरण थे, असल में संस्कृत व्याकरण का गूढ़ ज्ञान इनके पास था, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें सारे सही हो या आवश्यक नहीं है, ध्यान से देखिए और बताइए सही क्या है। प्रश्न को पूरा देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा सही है, तीसरा सही है और यहाँ देखें आप चौथा वाला सही है। लेकिन 5वां और पहला जो है उसमें गलत दिया है। 5वां भी गलत है और पहला भी गलत है। वराह मिहिर जो आप देख रहे हैं, वराह मिहिर क्या थे? ये खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। और अमर सिंह जो है कोशकार थे, तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद छपड़क को आप देख रहे हैं तो ये ज्योतिषी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप नीचे जो घटकरपर को देख रहे हैं तो घटकरपर जो है ये असल में कवि हुआ करते थे, कविताएं लिखा करते थे, ऐसे करके है। और वैसे भी आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न हैं उनके विषय में पता होना चाहिए। कालिदास हैं, धन्वंतरी हैं, वराह मिहिर हैं, अमर सिंह हैं, वेताल भट्ट हैं, घटकरपर हैं, शंकु हैं, छपड़क हैं और वररुचि हैं। वररुचि जो है ये व्याकरणाचार्य थे। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। 4 स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है।
तो 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि जिनका नाम था राजशेखर, ये पूर्वी चालुक्यों के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये कोर्ट पोएट थे और ईस्टर्न चालुक्यों के राजवंश में ये मतलब उनके राज्य क्षेत्र में रहा करते थे। और इसके बाद मतलब यही जो पूर्वी चालुक्य हैं इन्हीं को वेंगी के चालुक्य कहा जाता था। ये क्षेत्र के नाम के हिसाब से इनका नाम रखा गया था। विशाखा दत्त के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया था जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चीनी बौद्ध यात्री है वेनसांग, और ये वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के शासनकाल में भारत को देखा था। श्री हर्ष ने नैषधीय चरितम नाम के ग्रंथ की रचना की थी। अब आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, है ना। बी वाले विकल्प को चुनते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसका जो पहला वाला है वही गलत है। ये वेंगी के चालुक्य वाला जो दिया है यही गड़बड़ है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे राजशेखर, और ये असल में गुर्जर प्रतिहार राजाओं के दरबारी कवि थे। चालुक्यों से इनका कोई संबंध ही नहीं था। ये किससे जुड़े हुए थे? प्रतिहारों से जुड़े हुए थे। तो इसमें पहला वाला गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मुगल पीरियड के बारे में जो डिपार्टमेंट उस समय बने हुए थे, विभाग बने हुए थे, उन पर विचार करिए। तो मुगल काल ही नहीं, इसमें सल्तनत काल असल में दिया हुआ है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जो समय है वो सल्तनत इरा में आता है, मुगल काल तो उसके बाद शुरू होता है। तो कोई बात नहीं, हमें मूल रूप से स्टेटमेंट से मतलब है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के एक विभाग की स्थापना की थी और इस डिपार्टमेंट को कहा जाता था दीवाने बंदगान। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया कि फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी के बारे में असल में है। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और इसका नाम था दीवाने अमीर कोही। पेंशन विभाग जो था ये यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, इसका नाम था दीवाने इस्तिहाक और ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तखराज एक बकाया विभाग था जो कि कर्ज वसूलने का काम करता था और ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब इसमें आपको विचार करके बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ये प्रश्न है और ये इसके विकल्प है। डी को अगर चुनिएगा तो सभी सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। तो फिर 3 ऑप्शन आपके पास है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए, आप जानते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं। देखिए, दीवाने अमीर कोही ये जो डिपार्टमेंट है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, तो दूसरा नहीं हो सकता। और अगर दूसरा नहीं हो सकता तो इसमें आप ध्यान से देखिए, डी को हमने पहले ही बाहर कर दिया है, दूसरा हो नहीं सकता, तो ये विकल्प और ये विकल्प चला जाता है। अब बचता है क्या? बी वाला सिर्फ। इसको कहते हैं छांटने का तरीका। छांटा ऐसे ही जाता है, आप आराम से कम आते हुए प्रश्न को भी सही कर सकते हैं। तो बी वाले विकल्प को हमने चुन लिया। फिलहाल इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें सही हमें देखना था। तो असल में देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसमें आपका दीवाने बंदगान है, दीवाने खैरात है और दीवाने इस्तिहाक है। लेकिन दीवाने मुस्तखरात जो आप देख रहे थे लास्ट वाला, वो बकाया विभाग है और उसको अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था। और दीवाने अमीर कोही का तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें हम चुनेंगे किसको? इसके बी वाले को। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ फिर से स्टेटमेंट है, और अकबर के समय में दक्षिण भारत का जो अहमदनगर राज्य था वहाँ हलों की संख्या के आधार पर राजस्व वसूला जाता था। ये जो लैंड रेवेन्यू होता था ना, इसको वसूलने के अपने अपने तरीके होते थे। तो यहाँ हलों की गिनती करके, मतलब जो हल जोते जाते हैं ना उनको गिनकर उसके आधार पर राजस्व वसूला जाता था। मुगल काल में एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था थी, मतलब 2 फसलें उगाई जाती थी, दोनों से लगान ली जाती थी। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न से जकात कर को समाप्त कर दिया और भू राजस्व को आय का मुख्य स्रोत माना जाता था मध्यकाल में। अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए और ये इसके विकल्प है। डी को अगर चुनते हैं तो सभी सही हो जाएगा, बाकी जो है वो आप देख ही रहे हैं। अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो 9th जो है इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। इसमें से पहले देख लीजिए इसे, इसका बी वाला सही होना चाहिए। बी का मतलब ये हुआ कि दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट है, लेकिन इसका जो पहला कथन है वो गलत है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, यही एकमात्र गलत है। इसमें यह कहा गया कि अकबर के समय में, तो अकबर के समय में अहमदनगर राज्य में हलों की संख्या नहीं गिनी जाती थी, ये बरार था। ठीक है, बरार, बीदर, अहमदनगर ये सब आप सुनते हैं। तो ये बरार क्षेत्र था, बरार राज्य था जहां हलों की संख्या के आधार पर राजस्व वसूला जाता था। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अब यहाँ पर कथन कारण दिया हुआ है, कथन नहीं बल्कि यहाँ 2 कथन ही है, असल में कारण नहीं है। तो कथन एक ये कहता है कि अकबर ने जलाली नाम का एक चांदी का सिक्का और इलाही नाम का सोने का सिक्का जारी किया था। शेर शाह सूरी का मतलब जो उसका शासनकाल था 5 साल का, उसमें तांबे का सिक्का जो है उसको दाम कहा जाता था, चांदी के सिक्के को मोहर कहा जाता था और सोने के सिक्के को रुपया कहा जाता था। सिक्कों के अपने अपने नाम हैं समय समय के हिसाब से। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपका कथन सत्य है या कौन सा गलत है। प्रश्न विकल्प आप देख रहे हैं।
करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, जलाली जो है वो चांदी का सिक्का होता था, इलाही जो है वो सोने का सिक्का होता था, ये याद रखिए। लेकिन शेरशाह सूरी के समय में क्या सिस्टम था वो जानने की आवश्यकता है। तो शेरशाह सूरी के समय में आप जानते हैं कि तांबे का सिक्का जो था उसको दाम कहा जाता था, चांदी का सिक्का जो था उसको रुपया कहा जाता था, और मुहर कहा जाता था सोने की। वैसे भी सोने की मुहरें होती हैं, तो आप वैसे भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गलत है ना। इसके बाद 11वें को देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में विचार करिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा जाता है, स्टील फ्रेम कहा जाता है। अरबी भाषा में मनसब का मतलब, देखिए यहाँ अरबी भाषा का शब्द है मनसिब। ठीक है, मनसिब जो है वो असल में मूल शब्द है, और मनसब की उत्पत्ति वहीं से हुई है। इसका मतलब ये होता है कि सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के जो कर्मचारी हैं उसके मतलब दोनों तरीके के जो उत्तरदायित्व हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। आप सिर्फ सैनिक बन के नहीं रह सकते, आप सिर्फ नागरिक बन के नहीं रह सकते, आपको दोनों के रोल में रहना पड़ेगा। मनसबदारी व्यवस्था जो है वो डेसिमल सिस्टम पे काम करती है, यानी दशमलव प्रणाली पर। और मनसब का जो आवंटन होता था, मतलब इसकी जो अलॉटमेंट का काम होता था वो अनुवांशिकी आधार पे होता था, मतलब इसमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता था। मनसबदारी व्यवस्था जो है ये शासकीय नियुक्ति द्वारा संचालित होती थी। ऐसे करके इसमें 5 स्टेटमेंट हैं, इस पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, और ये इसके विकल्प है। बताइए इसमें से कौन सा चुनना चाहिए? डी को अगर चुनेंगे तो 5 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए और बताइए। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाना चाहिए सी वाला। ठीक है, सी को हम देख रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा सही है, और उसी को हम सही मानेंगे। बाकी जो चौथा है उसमें गड़बड़ है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अनुवंशिकी आधार पे किया जाता था मनसबों का आवंटन। ऐसा नहीं होता है, ये योग्यता के आधार पे होता था। जो व्यक्ति जितना योग्य होता था उसको उतनी मनसबें दी जाती थी। ठीक है, तो चौथा इसमें से बाहर कर देते हैं, बाकी सब सही। तो हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या अगला, यहाँ पे 12वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है। तो अकबर के समय में तोपों की नाल को साफ करने के लिए एक पहिया मशीन का आविष्कार किया गया, और इस मशीन को यरगू कहा जाता था। यरगू नाम था इसका। इसमें 17 नालों को एक साथ साफ करने की काबिलियत थी, मतलब 17 तोपों के मुहाने को ये एक साथ साफ कर सकती। सबसे पहले शासक की आकृति दिखाने वाले जो सिक्के हैं वो जहांगीर के द्वारा चलाए गए। हुमायूं के सिक्के पर धनुर्धारी भगवान श्री राम और माता सीता की आकृति अंकित थी। और पोलज नाम का एक सर्वोच्च उत्पादन वाली जमीन, मतलब मुगल काल में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली भूमि होती थी उसको पोलज कहा जाता था, और इसमें हर साल खेती होती थी और वर्ष में 2 बार फसलों का उत्पादन होता था। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है? प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं, और ये जो 12वां आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला। हुमायूं के सिक्कों पर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा, ये नहीं। अकबर के सिक्कों पर भगवान श्री राम धनुष धारण किए हुए और माता सीता की जो चित्र है वो अंकित हुआ करता था। तो इसमें सी वाला ऑप्शन गलत है, हुमायूं नहीं बल्कि यहाँ पे अकबर होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, और इसमें देखिए कहा गया कि कंसीडर करके बताइए कि सही कौन सा है। तो मुगल काल को फारसी काव्य का ग्रीष्म काल कहा जाता है। ठीक है, पर्सियन पोइट्री का इसको समर पीरियड कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसने कि संस्कृत को संरक्षण दिया। यहाँ ध्यान से देखिए। और औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी माना और उस पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसी के शासनकाल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पे सबसे ज़्यादा पुस्तकें भी लिखी गई। वो संगीत पर पाबंदी लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद संगीतकार जो हैं वो अपना काम करते हैं। तो अब आप बताएं कि इसमें से सत्य कौन सा है? प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है ध्यान से देखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी वाला यहाँ पे है, पहला तीसरा और चौथा। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। हमें सही ही खोजना था, लेकिन इसका जो दूसरा वाला है वो गलत है, जिसमें कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक। सीधी बात है कि फिरोज शाह तुगलक वंश का था, ये मुगल सम्राट तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ मुगल सम्राट वाला जो विकल्प है वही गलत है। और मुगल सम्राट के तौर पे अगर देखा जाए तो संस्कृत को संरक्षण देने का काम अकबर के द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया है। हालांकि इतना उल्लेखनीय योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो होशंग शाह का जो मकबरा है ये भारत में बनने वाला पहला पूरी तरह से बना हुआ संगमरमर का मकबरा है। मतलब इससे पहले पूरी तरह से संगमरमर का कोई नहीं बनवाता था। और बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर, ये जो बादशाह हैं, इनका मकबरा भारत में है। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथों का, जैसे कि योग वशिष्ठ है और श्रीमद् भगवत गीता है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। अब ये सारी जानकारियां दे रखी, आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है?
और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें देखिए गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। पहली चीज़ गलत की तलाश करनी है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसे ध्यान से देखेगा और हम डी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। डी वाला यहाँ पे है जिसमें कहा गया है कि इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी जो क्वेश्चन है, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो असल में गलत नहीं। यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दारा शिकोह के द्वारा ही उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद करवाया गया था। यहाँ देखें कुल 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इस पर आपको विचार करना है। तो औरंगजेब की कवित्री पुत्री थी, मतलब कविता लिखने वाली बेटी थी, इसका नाम था जैबुन्निसा। इसने लाहौर में चहार बुर्जी नाम का बाग लगवाया था और औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग लगवाया था, बगीचे लगवाए थे। दक्षिण भारत में अकबर का पहला आक्रमण जो है ये अहमदनगर पे होता है। पक्षियों के शिकार का जो चित्र है ये सबसे बड़ा, मतलब जहांगीर के समय में बहुत तरह के चित्र बनाए जाते हैं, खुद चित्रकला में इसका गहरा रुझान था। तो पक्षियों और शिकार से संबंधित जो चित्र है इसको बनाने में मंसूर नाम के चित्रकार को महारत हासिल थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था। और चाकला जो है ये सरकार और जिले, मतलब सरकार जिला या जो परगना होता था उसके बीच की इकाई होती थी, बीच की कड़ी होती थी। ऐसे करके इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें आपको विचार करके बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, ये 5 कथन आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आपके विकल्प है। डी को अगर चुनिएगा तो इसका मतलब होगा कि सभी इसमें सही हो जाते हैं। फिलहाल 15वां जो आपने देखा इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, 5वां सही है। लेकिन इसका जो चौथा वाला है वो गलत है, जिसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं बल्कि औरंगजेब के समय में जो महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क था उसको लगाया गया था। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों ही जो है ये इम्पोर्ट ड्यूटी है, सीमा शुल्क है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करिए। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विलियम लैम्ब और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस समय भारत का गवर्नर जनरल था और साहूकार, जमींदार, शिक्षित वर्ग और किसान इसमें नहीं भाग लेते हैं। किसान भाग तो लेते हैं लेकिन बहुत कम, और वो भी ऐसे किसान होते हैं जो कि सैनिक कभी रह चुके होते हैं, सेना में गए रहते हैं और जानते हैं कि वहाँ कितना अन्याय होता है। तो अब आप बताएं इसमें सही कौन सा दिखाई देता है। तो प्रश्न संख्या 16 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला। मतलब ये है कि दूसरा और चौथा सही है। दूसरा सही है कि कमल का फूल और रोटी ही इसका प्रतीक चिन्ह था, कमल बांटा गया और रोटी बांटी गई कि क्रांति शुरू होने वाली। और उसके बाद जो चौथा वाला है वो सही है। विद्रोह में बहुत बड़े पैमाने पर तो भारतीय जनता ने हिस्सा ही नहीं लिया। असल में ये रजवाड़ों का विद्रोह था और सैनिकों का। सैनिकों के साथ सीधा अन्याय हुआ था, चर्बी लगे कारतूस और तमाम तरह का भेदभाव होता था। सिर्फ उतना ही नहीं, वो तो तात्कालिक था। तो सैनिक असंतुष्ट थे, रजवाड़ों से उनकी रियासतें छीनी जा रही थी तो वो असंतुष्ट थे। कोई भी एकदम से एक समग्र दृष्टिकोण से नहीं देख रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि पूरा भारत गुलामी में जी रहा है, वो सिर्फ अपने राज्य तक सीमित था। और इसीलिए ये जो क्रांति है ना ये असफल हो जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग भाग भी नहीं लेता है। किसान जो है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने कमाता है, अपने खाता है, किसी का मोहताज नहीं होता। बहुत हुआ तो लगान देनी पड़ती है लेकिन वो खेत से उतना उपजा लेता है, तो वो इसमें भाग नहीं लेता। उसके बाद आप जमींदारों को देख रहे हैं तो जमींदार साहूकार तो अंग्रेजों से मुनाफा कमाते थे, तो वो इनके खिलाफ क्यों जाएंगे। और जो शिक्षित वर्ग था वो लोगों के पागलपन, मतलब लोगों का पागलपन इसको समझता था कि लोग पागल हो गए हैं और सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। तो जिसको जिसको अंग्रेजों से फायदा था या जिसको अंग्रेजों से मतलब ही नहीं था तो वो इसमें शामिल ही नहीं होता है। जिसका मतलब था वही सिर्फ शामिल होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ जो दूसरा और चौथा है वो सही है और हम सी को चुनते हैं, बाकी सब गलत है। देखिए 1857 की क्रांति के समय पामरस्टन ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और लॉर्ड कैनिंग का ये समय था। डलहौजी जो है वो अपना काम करके जाता है, उसके बाद कैनिंग के समय में ये बगावत होती। इसके बाद 17वें प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा गया कि बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो गांधी जी ने ब्रह्मदत्त को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही के रूप में चुना, जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही बनाया और विनोबा भावे को तीसरा बनाया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा सत्याग्रही का यहाँ पर दिया हुआ है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को देखिए, डी को चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। तो अब 3 विकल्प आपके पास बचते हैं, ए, बी और सी। इसमें से आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा ही सही है। जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विनोबा भावे पहले थे, ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे थे। ये आपस में एक्सचेंज हो गया है तो सिर्फ हम बी को ही चुन सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखें कुल 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से सत्य कौन सा है आपको देखना है। तो थॉमस मनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था और सबसे पहले इसको मद्रास प्रेसिडेंसी का जो 12 महल है
वहाँ पे प्रैक्टिकली लागू किया गया था, प्रयोगात्मक तरीके से, मतलब ट्रायल था। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि 19वीं शताब्दी का जो तीसरा दशक था, मतलब थर्ड डिकेड था, उसमें एक परंपरा शुरू होती है जिसमें कि भारतीय श्रमिकों को एक समझौते के अंतर्गत 10 साल विदेश में काम करना पड़ता था और इसे कहा जाता था गिरमिटिया। तो यहाँ गिरमिटिया प्रथा का डिफिनीशन दिया हुआ है, वो ध्यान से देखिएगा और बताइए कि इसमें से कौन सा आपका सही है। प्रश्न को देखिए, विकल्प देखिए, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी। ठीक है, सी को चुनते हैं। सुनने में अच्छा जरूर लगता है लेकिन ये दूसरा वाला जो है वो सही नहीं है। सी वाले को हम इसमें से पहले चुन लेते हैं। देखिए पहला सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात थी 1792 की, थॉमस मुनरो के द्वारा और रीड के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ देखें, अगर 19वीं शताब्दी का समय, तो तीसरे दशक में एक प्रथा शुरू की जाती है जिसमें 5 या 7 साल के लिए जो भारतीय मजदूर होते थे उन्हें विदेश में काम करना पड़ता था। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 साल दिया है। 10 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे भी कोई अतिरेक चीज़ अगर आप देखें तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी डाटा जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर दे दिया है तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे अभी यूपीपीसीएस का अगर आपने प्रीलिम्स दिया होगा तो उसमें अल नीनो पे एक क्वेश्चन आया था। अब उसमें दिया था कि तापमान इकट्ठे वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। मतलब सोचने वाली बात है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम नहीं होता है, इतना अगर बढ़ा देगा तो खलबली पैदा हो जाएगी, है ना। तो वो स्टेटमेंट गलत था। अभी आयोग की आंसर की आई है, आपने मिलाया होगा कि वो कथन जो है उसे गलत बताया गया है। सही है, पहला स्टेटमेंट उसमें सही था, ठीक है, प्रशांत महासागर वाला, लेकिन दूसरा वाला जो है वो गलत। तो चलिए, इसमें सी वाले को हमने चुना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला जो है यानी 19वां, इसमें कहा गया कि सत्य शोधक आंदोलन के बारे में जो कथन है यानी तथ्य हैं उन पर विचार करिए। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक आंदोलन को वर्ष 1873 में महाराष्ट्र से शुरू किया गया था और इस आंदोलन में ब्राह्मणवाद का विरोध किया गया और दलितों के उद्धार का प्रयास होता है। इस आंदोलन में अछूतों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने की कोशिश की जाती है। तो अब आप ये देखकर बताइए कि सत्यशोधक आंदोलन के बारे में इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। ठीक है, डी का मतलब ये हुआ कि सभी सही है। तो आप इन तथ्यों से परिचित हो जाइए। 1873 की बात है, ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र, ठीक है, ये जगह पूछी जाती है। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, ये किस चीज़ का विरोध कर रहा था, वो सब पता होना चाहिए। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुँचा पाने की वजह से अंग्रेजी सरकार असफल सिद्ध होती है और इसका परिणाम किस विद्रोह के रूप में सामने आता है। मतलब अकाल में कोई राहत नहीं मिलती है, सरकार भी कुछ नहीं करती है, उल्टे लगान वसूलने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, तो किसान एकदम से भड़क जाते हैं। अब इसमें से कौन सी बगावत होती है बताइए। रिबिलियन का नाम आपको सिलेक्ट करना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें रामोसी हो जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, रामोसी विद्रोह जो है ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 1877 से लेकर ये 87 तक 10 साल तक लगातार चलता है और सहायता नहीं मिल पाती है, इसीलिए जनता यहाँ पे क्रुद्ध रहती है। बाकी जो है उनके बारे में भी पढ़ कर जाइएगा, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यहाँ कथन दिया हुआ है कुल मिलाकर 4 और उसके बाद आपको ये देखकर बताना है कि सही कौन सा है। डी वाले को चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1935 में पहली बार एमएन रॉय के द्वारा रखा गया था और भारत में संविधान को, यहाँ देखें आप, भारत में संविधान को 1949 26 दिसंबर की जो तारीख है उस तारीख पर संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 1858 का सिपाही विद्रोह जो है, माफ कीजिएगा, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले लिया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से की जाती है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो कथन आप देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए विकल्प। डी को अगर चुनिएगा तो सभी सही हो जाएगा, सी को चुनेंगे तो लास्ट वाले दोनों, मतलब तीसरा चौथा सही होगा। अब पूरे प्रश्न को देखिए और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी ही होना चाहिए। ठीक है, सी का मतलब ये है कि तीसरा सही है और चौथा सही है। तीसरा वाला भी ठीक है। 1858 में विद्रोह नहीं होता है, विद्रोह तो होता है 1857 में, लेकिन ये जो ब्रिटिश शासन का ताज वाला कंट्रोल है ना, ये शुरू होता है 1858 से। भारत शासन अधिनियम आता है 1858 वाला और उसी में क्राउन का रूल स्टार्ट होता है, तो वो सही दिया है और ये भी ठीक दिया है फेडरल गवर्नमेंट वाला। लेकिन ऊपर वाला जो दोनों दिया हुआ है वो गड़बड़ है। संविधान सभा के गठन का विचार जो है ये 1934 में रखा गया था, न कि 1935 में। हाँ, ये ठीक है कि एमएन रॉय के द्वारा ही रखा गया था, तो वो आप याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 34। और उसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि संविधान को तो संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था,
यहाँ आप देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 26 दिसंबर, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है दोनों गलत हैं, बाकी दोनों सही हैं, और इसीलिए हमने सी को चुना है ना, तीसरा और चौथा। इसके बाद 22वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गलत विकल्प का चयन करिएगा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसको क्या किया गया, एबोलिश कर दिया गया। इसके बाद 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन को गठित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही विधान परिषदों के आकार में काफी इजाफा होता है। अब बताइए इसमें गलती कहां पर है, प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, 22वां और प्रश्न संख्या 22 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी। कुछ भी गलत नहीं है, सभी सही है ना। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब परफेक्ट है। और ये हमेशा याद रखिएगा, देखिए इसमें एक्ट जो है ना किसमें क्या होता है वो पूछा जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए 23वें में कथन दिया हुआ है, दो कथन है, स्टेटमेंट है। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके द्वारा निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया। इलेक्शन का जो सिस्टम है वो असल में 1892 के परिषद अधिनियम यानी काउंसिल एक्ट के माध्यम से आता है। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 प्रोविजन हैड मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, काउंसिल एक्ट के माध्यम से ही बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। तो कथन को बहुत ध्यान से देखिएगा और ये है 23 का जो इसमें राइट आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। दोनों ही सही है, दोनों ही जानकारियां यहाँ, एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का है और एक 1861 का है। दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट। प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 24वां, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है या सरकार अधिनियम आता है उसके बारे में विचार करके बताइए कि इसमें से जो कथन दिए हुए हैं यहाँ पर इसमें से सही कौन सा है। तो पहले वाले में कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का अस्तित्व समाप्त करके डुअल जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसी को खत्म कर दिया गया, ऐसा इसमें कहा गया। और इस अधिनियम के तहत, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वो वायसराय में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया क्योंकि ये झगड़े की जड़ थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया क्योंकि बंगाल बहुत बड़ी चीज़ थी और उसे कंट्रोल करना ज़रूरी था, तो उसके लिए अलग गवर्नर जनरल का प्रावधान किया गया। तो अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें से सही कौन सा होना चाहिए। ये प्रश्न है और ये इसके विकल्प है। डी को अगर चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा, बाकी आप देख रहे हैं ये 3 ऑप्शन और उसके अलावा यहाँ 4। तो 24वें को आप ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर इसका ऊपर ही दिया है, ए वाला होगा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। लेकिन यहाँ देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग गवर्नर का प्रावधान किया गया, ये वाला इसमें जो प्रावधान किया गया था ये असल में 1858 में नहीं बल्कि अंग्रेजों के द्वारा 1853 में ही कर दिया गया था। जो 1853 का चार्टर एक्ट था, अंतिम चार्टर एक्ट था वो, उसके बाद कोई चार्टर अधिनियम नहीं आता है, तो उस अंतिम वाले चार्टर एक्ट में अलग से एक गवर्नर का प्रावधान किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। तो वो काम पहले ही हो गया था, बाकी 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का लक्षण हमें दिखाई देता है और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो तत्कालीन विद्रोह की जड़ बन गई थी। अभी गलत विकल्प का आपको चयन करना है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया और उसे नियमित और उसे रेगुलेट करने की कोशिश की, इसीलिए इसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बाद 1781 में एक अमेंडमेंट एक्ट आता है, मतलब संशोधन अधिनियम आता है, और राजस्व संबंधी मामले और राजस्व से की वसूली से जुड़े हुए जो मामले थे उसमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को उससे छीन लिया गया। मतलब ये जो अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रह जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में है कि इसके अंतर्गत मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर काउंसिल की स्थापना होती है। तो अब आप देखें और बताएं कि इसमें से गलती कहाँ पर है। ये प्रश्न संख्या 25 है। ठीक, डी को अगर चुनेंगे तो सब इसमें से सही हो जाएगा। अब प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी ही होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है ना। डी को अगर चुनेंगे तो सब सही है और सभी सही है, सच में सही है। यहाँ अलग अलग जो अधिनियम है तो अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, संवैधानिक इतिहास में पीछे जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए हैं वो भी देखने आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं अगले वाले को। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है, और हाँ इसमें गलत खोजना है, गलती ढूंढनी है। तो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक को आयोजित किया। 13 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त होते हैं। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें गलती आपको ढूंढनी है। ये है प्रश्न पूरा, बताइए।
26वें को आप देख रहे हैं, ये पूरा इसका विकल्प है। डी को अगर चुनेंगे तो सब सही हो जाएगा, वही है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। इसमें से गलत जो है वो दूसरा स्टेटमेंट है, जिसमें कहा गया है कि 13 सितंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था, जो कि बाद में परमेबल का आधार बनता है, प्रस्तावना उसी के रूप में ढाली जाती है। असल में ये 13 दिसंबर 1946 की बात है, न कि सितंबर। यहाँ महीना ही गलत दिया है, बाकी सब सही। ठीक है, तो ये समय गलत दिया था इसलिए गलत हो गया, बाकी सब सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर 27 में पूछा गया गलत कौन सा है बताइए। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन केवल आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया गया था और अब जब आज़ादी मिल गई है तो इसे भंग कर देना चाहिए, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। राष्ट्रीय प्रतीक जो कि सारनाथ में अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। जो 4 सिंह आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, नीचे अशोक चक्र है, तो वो भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और इस तारीख में, मतलब लाहौर अधिवेशन की जो तारीख थी, उसमें कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी को, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 26 जनवरी को भारत के आज़ादी के दिन के तौर पे मनाया गया था। अब आप ये बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसमें अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो केवल पहला ही स्टेटमेंट गलत है, जिसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू का सुझाव था कि यहाँ आप ए को चुन लीजिए, जिसमें कहा गया है कि पहला गलत है, बाकी दोनों सही है। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, यही एकमात्र गलत है। ये गांधी जी का सुझाव था कि कांग्रेस का काम अब खत्म हो गया है तो इसको भी खत्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ए वाले को चुना, बाकी सब सही है, उनको ध्यान से देखिए और उसके बाद देखिए अगले वाले को। तो 28वां जो है इसमें आपको लिस्ट मिलान करनी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है अलग अलग देशों का और वहाँ से हमने क्या बोरो किया है वो दे रखा है। तो ब्रिटिश संविधान है, इसके अलावा अमेरिकी संविधान है, आयरलैंड का संविधान है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कहाँ से हमने क्या लिया है? जैसे बाई कैमरलिज्म है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कहाँ से हमने क्या लिया है मिलान करके देखिए, लिस्ट मिलाना है आपको और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, बी वाले के हिसाब से इसमें कुछ नहीं करना है, आमने सामने मैच है। बाई कैमरलिज्म जो है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है ना। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से काफ़ी सारी इनोवेटिव चीज़ों को हम लेते हैं। इसके बाद आयरलैंड का संविधान जो है वहाँ से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं और समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अनुसूचियों यानी शेड्यूल के बारे में दिया हुआ है, कौन सी अनुसूची में क्या है और कब उसे जोड़ा गया, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। फिलहाल यहाँ पे कौन सा संशोधन होता है संविधान में वो दिया हुआ है। तो मिलान पहले से किया है, इसमें गलती कहीं पर है वो आपको ढूंढनी है, देखिए और बताइए। तो 9वीं अनुसूची से संबंध है। यहाँ 1951 में पहला संशोधन अधिनियम आता है और उसके माध्यम से इसे जोड़ा जाता है। 1985 का जो 52वां संशोधन है उससे 10वीं को, 1992 का जो 73वां है उससे 11वीं को और 74वां जो है उसके माध्यम से 1993 में 12वीं को। ऐसे करके अनुसूचियों का प्रावधान संविधान में हमें दिखाई देता है। अब इसमें से गलती कहाँ पर है बताइए। तो 29 जो है इसका राइट आंसर डी होगा। ये 12वीं अनुसूची यानी 12th शेड्यूल वाला जो ऑप्शन दिया है यही गलत है। 12वीं अनुसूची का जो जोड़ने का समय है वो 1992 का है, 93 का नहीं है और उसके लिए संविधान में होता है 74वां संशोधन। ठीक, तो यहाँ पे होना चाहिए 92। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि भारत के संविधान के जो अलग अलग भाग दिए हुए हैं और उसके अंदर क्या चीज़ है वो दी हुई है, तो उसमें सही कौन सा है बताइए। तो भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र है यानी यूनियन और उसकी टेरिटरी। सिटीजनशिप जो है वो भाग 2 में है, मतलब पार्ट 2 में जो है वो सिटीजनशिप का प्रावधान है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 3 में है और पार्ट 4 जो है उसमें डीपीएसपी है। ऐसे करके दिया हुआ है। अब बताइए इसमें कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है। तो भाग 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो मौलिक कर्तव्य जो कि नागरिकों के होते हैं ये बाद में संविधान में जोड़े गए हैं, तो उसके लिए अलग से पार्ट जोड़ा गया। ये भाग 3 में तो होगा नहीं, तो तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। सिर्फ आप इतना ही जानते हैं कि तीसरा गलत है, अगर जानते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर संदेह है तीसरा गलत है तो इसमें आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए सी बचता है और सी को हम चुन लेते हैं, बाकी सभी सही है। इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो एक अगर आप पकड़ते हैं तो बाकी आपका काम हो जाता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट दी हैं, सिर्फ यही एक इसमें गलत दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो मूल कर्तव्यों को अभी पीछे हमने देखा ना फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो वो हैं कहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है। देखिए मूल कर्तव्य जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुति के आधार पे 42वां संशोधन संविधान में करके जोड़े गए थे और ये समय था 1976 का। भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है, चाहे वो जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 के हिसाब से संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है।
और जो भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार रखता है। अब इसमें आप बताइए गलती कहाँ पर है। कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत है और कौन सा है ये आपको देखकर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये 31 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, जिसमें ये कहा गया है, यहाँ ध्यान से देखें कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 58 द कॉन्स्टिट्यूशन 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द, यहाँ आप देख रहे हैं, इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसी में गड़बड़ है। असल बात यह है कि जो संविधान का आर्टिकल नंबर 53 है, यहाँ 58 दिया है ना, 53 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। वो सही बात है, लेकिन आर्टिकल का नंबर आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है और यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट की तरह ही जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। इनका भी जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें दोनों ही मेंबर शामिल होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, मतलब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद ये कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आते हैं। ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। स्टेट असेंबलीज जो हैं उनके मेंबर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 32 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। लास्ट वाला ही गलत है, बाकी सब तो सही दिखाई देता है ना, सभी सही है, लेकिन डी वाला इसमें रॉन्ग है। असल में इसमें यह कहा गया है कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो सही बात यह है कि इसमें आप देखते हैं कि जो राज्य विधानसभाएं हैं वो शामिल ही नहीं होती हैं, वो इससे बाहर होती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। ये अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पर राष्ट्रपति होता ना तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट की। तो इसके बाद चलते हैं 33वें की ओर और यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 75 क्लॉज ए जो है इसके हिसाब से, क्लॉज 1A असल में, इसके हिसाब से मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है और इसके पास वोटिंग के भी राइट्स होते हैं, ये वोट भी कर सकता है। लोक लेखा समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसमें जो कार्यवाही की मध्यस्थता का काम है ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 250 निर्धारित की गई है और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। अब आप बताइए इसमें से गलती कहाँ पर है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, ये 33 आप देख रहे हैं, इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है, जिसमें कहा गया है कि उसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार है अटॉर्नी जनरल के पास और वो वोटिंग भी कर सकता है। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी जो होता है ये दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकारी होता है, लेकिन वोट देने का अधिकारी नहीं होता है। वोटिंग ये नहीं कर सकता है, ये ध्यान देना है। और संसद के सदस्य की तरह सभी तरह के जो लाभ और विशेषाधिकार हैं वो भी इसको प्राप्त होते हैं, सिर्फ वोटिंग का अधिकार इसके पास नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 34वां। हरियाणा के बारे में यहाँ विचार करके बताइएगा। तो कैथल जो है ये हरियाणा का गठित होने वाला पहला जिला था। हरियाणा राज्य के गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था जींद। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा उस समय था हिसार। और हरियाणा का क्षेत्रफल अगर बाहरी दुनिया से कंपेयर करें तो भूटान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर दिखाई देता है। और हरियाणा का जो पानीपत जिला है वहाँ देश में मतलब उसे देश के बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। ये तो राज्य के बारे में तथ्य हैं और यहाँ देखें आप डी को चुनेंगे तो सभी सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आप देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है, लेकिन पहला गलत है। ये सब सही है, यहाँ नीचे वाले सब ठीक है, लेकिन इसका जो पहला वाला है वो गलत है, जिसमें कहा गया कि कैथल पहले गठित किया गया था। असल में जींद ही पहला गठित जिला था। ठीक है, हरियाणा में गठित होने वाला पहला जिला था जींद, तो वो पहला गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं 35वां।
हरियाणा की कुल जन्म दर जो है वो 20.1 प्रति हजार है 2019 के हिसाब से। और हरियाणा की जो कुल मृत्यु दर है यानी डेथ रेट है वो 5.9 है पर 1000 के हिसाब से, और ये 2019 का ही आधार है। इसमें 27 प्रति हजार के हिसाब से बाल मृत्यु दर है, और 1 लाख जीवित जन्मों के ऊपर 91 मौतों के आधार पे रिकॉर्ड की जाती है यहाँ पे मातृ मृत्यु दर। और इसमें जो आंकड़ा है वो 2016 से लेकर 18 के हिसाब से चलता है, मतलब एक स्केल तय किया जाता है। तो उस आंकड़े को आप देख रहे हैं। अब इसमें आप बताइए गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 35 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है कि आप चुन सकें। असल में कुल जो जन्म दर है वो 20.1 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और 5.9 जो है मृत्यु दर है। 27 प्रति हजार वाला जो सही दिया है वो भी ठीक है। और 91, यहाँ देखें 91 मौतों का जो रिकॉर्ड है मातृ मृत्यु दर वाला वो भी सही है। तो इसमें सभी सही है, गलत कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम किसी को नहीं चुन सकते। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। हरियाणा राज्य के बारे में विचार करिए और बताइए इसमें से सही कौन सा है। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट का है, मतलब स्टेट ऑफ हरियाणा का, वो पंचकुला है। साउदर्न मोस्ट जो है वो नूह है। ईस्टर्न मोस्ट यमुनानगर है, और वेस्टर्न मोस्ट पलवल है। अब बताइए कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। प्रश्न तो आपने देख लिया, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, सिर्फ चौथा वाला इसमें गलत है, जो कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, उसी में गड़बड़ी। ठीक है, तो हम ए को चुन लेते हैं। असल में सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था सिरसा। अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर का डाटा है, मतलब 2023 का, उसके हिसाब से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है। तो हरियाणा इज द थर्ड लार्जेस्ट बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिलेट के प्रोडक्शन में इसका तीसरा स्थान है पूरे भारतवर्ष में। हरियाणा रैंक थर्ड इन टर्म ऑफ हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है यानी दुग्ध उपलब्धता, उसमें हरियाणा का तीसरा स्थान है पूरे भारत में। और रेपसीड और मस्टर्ड के प्रोडक्शन में ये तीसरे स्थान पे है। यहाँ थर्ड रैंक तीनों में दी हुई है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। और सही नहीं तो आपको खोजना है, इसमें से गलत की तलाश करनी है। तो बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। सिर्फ दूसरा इसमें गलत है। दूध उपलब्धता के मामले में जो यहाँ कहा गया है, दूध उपलब्धता के मामले में पंजाब पहले नंबर पे है, उसके बाद हरियाणा है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। तो यहाँ हरियाणा का जो स्थान है वो असल में दूसरा ही है। तो यहाँ पर थोड़ा उत्तर जो है वो गलत दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होना चाहिए डी वाला। चूंकि इसमें गलती खोजने के लिए कहा जा रहा है, गलती किसी में नहीं है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है हरियाणा। पहले स्थान पे है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद है दूसरे नंबर पर यूपी, और तीसरे नंबर पर है हरियाणा। दूध उपलब्धता के मामले में पहले नंबर पर पंजाब है, तीसरे नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है। रेपसीड और सरसों के प्रोडक्शन में राजस्थान पहले नंबर पे है, दूसरे स्थान पे एमपी है, और तीसरे स्थान पे हरियाणा है। तो सही दिया हुआ है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज को चुन लिया। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ जो मिनरल डाटा है 2023 का, उसको आधार बनाया गया है। पहला कथन ये कहता है कि भारत के संदर्भ में क्वार्टज का सबसे ज़्यादा भंडार जो है वो हरियाणा के पास है, और भारत में हरियाणा राज्य में टिन का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, उच्चतम भंडार पाया जाता है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आपका सही है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 38, और 38वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला। दोनों सही हैं, दोनों ही जानकारियां अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, और इसलिए हम ए का चयन करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वाक्य दिए हैं उन पर विचार करिए। तो सघन चंडिका वन जो है ये ओडिशा में पाया जाता है। बालकाश लेक जो है ये कजाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद सोहागपुर जो है ये कोयला क्षेत्र है, और ये मध्य प्रदेश में है। और साथ में मराकैबो बेसिन जो है ये वेनेजुला में है। तो अब आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 39, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। सोहागपुर क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है, और मराकैबो बेसिन जो है ये वेनेजुला में है। ऐसे करके यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि दक्कन ट्रैप जो है वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और इसका निर्माण हुआ है बेसाल्टिक जो लावा वहाँ पे रिलीज हुआ। दक्कन ट्रैप में ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, तो उसके अपक्षय और अपर्दन से। ठीक है, पहले बेसाल्टिक लावा जो है वो जमा होता है, फिर उसका अपर्दन होता है, उसका इरोजन होता है, और जो पाउडर तैयार होता है वो जगह जगह डिपॉजिट होता है, तो उससे काली मिट्टी बनती है। इसके बाद जो बी वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की जो पूरी टोटल कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई है 7516.6। दंडकारण्य क्षेत्र ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र राज्यों में फैला हुआ है। देख रहे हैं आप।
और पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उनके अधिक टूटे और दंतयुक्त होने के कारण यहाँ ज़्यादा बंदरगाह होते हैं। ठीक है, दंतुरित बंदरगाह हैं, कटे फटे तट हैं, मतलब जो कटे फटे तट हैं वहीं पर बंदरगाह बनाने की संभावना अच्छी होती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो संभावना पूर्वी तटवर्ती मैदानों में ज़्यादा दिखाई देती है। गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एकदम सही है, लेकिन यहाँ देखिए पूर्वी तटवर्ती मैदान नहीं बल्कि जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान है वहाँ पे ये संभावना अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे कटे फटे समुद्री तट पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह बनने के लिए वहाँ पर आदर्श दशाएं हमें दिखाई देती हैं। प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। यहाँ पर बजट के बारे में चर्चा हो रही है, जो गलत है उसको आपको चुनना है। तो वित्त मंत्री के तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया गया और ये तारीख थी 23 फरवरी 2023 की, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। और बजट का जो टोटल आकार था उसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें आप दूसरे स्टेटमेंट को देखें, मनोहर लाल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लगातार 5 बार बजट पेश करने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं ये वित्त मंत्री के तौर पे और मुख्यमंत्री के तौर पे लगातार 5 बार बजट पेश करने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सी वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो रिवाइज एस्टीमेट जारी हुआ है उसके हिसाब से फिजिकल डिफेक्ट 2022-23 में करीब 3.29% था ग्रॉस डोमेस्टिक जो स्टेट प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है वो सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो था या सकल राज्य घरेलू उत्पाद था उसका 3.29% था। और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96% अनुमानित है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं, 41वां। और इस 41 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिए, बी वाला। ठीक, मनोहर लाल यहाँ जो कहा गया है गलत विकल्प का चयन करना। तो मनोहर लाल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के तौर पे लगातार 4 बार बजट पेश कर चुके हैं, 5 बार नहीं, यहाँ पे 5वीं बार नहीं बल्कि 4 बार होगा। और ऐसा करने वाले वो हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और ये अमृतकाल का बजट है तो आप जानते ही हैं। 42 में कहा जा रहा है, यहाँ देखें आप कि हरियाणा बजट के बारे में विचार करिए। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्ष 2014-15 से लेकर 2022-23 की अवधि तक का जो समय है उसमें हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62% रही है। ठीक है, 5.62% रही है, यहाँ आप देख रहे हैं। और 2014-15 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की जो वार्षिक चक्रवृद्धि दर है वो स्थिर मूल्यों पर 4.58 रही। वर्ष 2022-23 में हरियाणा के सकल घरेलू राज्य उत्पाद की वृद्धि दर 7.1 रही है। तो सही का आपको चयन करना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 42 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी सही है, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है सब परफेक्ट है ना, तो इसको चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हरियाणा बजट 2023-24 के हिसाब से सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कौन से स्रोत पे सबसे कम राशि खर्च की जा रही है। ठीक है, बताइए, मतलब कौन से ऐसे स्रोत हैं जिस पर कि सबसे कम धन खर्च किया गया है। इसमें आप देखें, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, न्यूट्रिशन वाला मामला है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, कौन सा होना चाहिए। तो 43 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होना चाहिए डी वाला। ठीक है, मतलब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी जो है इस पे सबसे कम धनराशि, बाकी जो है वो इसकी तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पे करीब 2.71% ही खर्च होता है। और बाकी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो सामाजिक सेवाओं का हिस्सा है वो इसमें दिखाई देता है, 30.51% है ना। इसके बाद 44वें को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा हरियाणा बजट के हिसाब से उधारियों के अंतर्गत किस स्रोत में सबसे अधिक राशि प्राप्त होती है, कौन से स्रोत से सबसे अधिक आमदनी होती है सरकार को, ये आपको बताना है। जो उधारी वसूली होती है उसमें सबसे ज़्यादा आमदनी का बड़ा स्रोत कौन सा है। तो 44 को आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। राज्य विकास ऋण, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है इससे सबसे ज़्यादा वसूली होती है, 26.35। बाकी जितने हैं वो इससे कम है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। यहाँ पर आपको वसाओं के बारे में विचार करना है। अब यहाँ से मोड चेंज हो गया है और इसमें ये केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है, ये साइंस के क्वेश्चन है। इसमें फैट्स के बारे में देख लीजिए। तो पहला ये कहा जा रहा है कि जो वसा है यानी फैट है वो एक ऐसा तैलीय पदार्थ होता है जो कि पशुओं की त्वचा के नीचे के अंगों के आसपास पाया जाता है। वसा मुख्य रूप से असंतृप्ति वसीय अम्लों से बनी होती है। वसाएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं और हृदय संबंधी रोगों का खतरा वसाओं के ज़्यादा इस्तेमाल से बढ़ जाता है। फैट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके हार्ट को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो अब बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो देख ही रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है।
पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन ये दूसरा वाला गलत है जिसमें कहा गया है कि ये असंतृप्त वसीय अम्लों से बनी होती है। असल में ये संतृप्त वसीय अम्लों से बनी होती है, ठीक है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनी होती हैं और ये ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 46वां। इसमें इंसेक्ट का नाम दिया है और ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके द्वारा कौन सी डिजीज़ वो ट्रांसफ़र करने का काम करता है वो दे रखी है। तो एनाफिलीज जाति की मादा मच्छर मलेरिया फैलाती है। एडीज जाति की मादा मच्छर जो है वो पीत ज्वर फैलाती है यानी येलो फीवर। हैजा फैलाने के लिए सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी जिम्मेदार होती है। और बेड बग यानी जो खटमल होता है वो चगास नाम का रोग फैलाता है। बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है आपका 46। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी जिसे कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं इसके द्वारा हैजा नहीं फैलता है। हैजा तो हमारी जो हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी होती है वो फैलाती है। सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार होता है, काला जार रोग जो है वो इसके द्वारा फैलता है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है परफेक्ट। 47 को देखते हैं, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की वजह से, प्याज का लाल रंग मतलब ललछऊ बैगनी जैसा वो आपका एंथोसाइनिन की वजह से, करक्यूमिन की वजह से हल्दी पीली दिखाई देती है, गाजर नारंगी दिखाई देता है एंथोसाइनिन की वजह से, और कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से गाजर में लाल रंग दिखाई देता है। ऐसा करके दिया हुआ है। अब इसमें आप ये बताइए सही कौन सा है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, सही देखिए इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ 3 ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सब गलत है। मतलब चौथा और पांचवा दोनों, ये दोनों गलत है और इसीलिए हम ए का चयन करते हैं। तो गाजर में जो नारंगी रंग आप देखते हैं वो कैरोटीन की वजह से होता है और शलजम की जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होती है, जबकि गाजर का जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो ये दोनों ही यहाँ गलत दे रखे हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि है आपका 48। धान में खैरा रोग लगता है और ये मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। विप टेल डिजीज जो है ये कॉलीफ्लावर को प्रभावित करती है और ये असल में मॉलिब्डेनम की वजह से ही होता है, मतलब मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। जो पैडी है यानी धान है उसमें खैरा डिजीज लगती है तो जस्ते की कमी से होती है, ऐसा दिया हुआ है। जिंक की डिफिशियंसी से होता है। फूल गोभी यानी जो आपकी कॉलीफ्लावर है उसमें विप टेल डिजीज ये असल में मॉलिब्डेनम की कमी से होती है। अगर कोल्ड स्टोरेज में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आलू में ब्लैक हार्ट नाम का रोग हो जाता है। और आंवले में आंतरिक निक्रोसिस नाम का जो रोग है, ठीक है, इंटरनल निक्रोसिस नाम की जो डिजीज़ है गूसबेरी में, वो असल में कॉपर की डिफिशियंसी से होती है। कॉपर अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से होती है। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देखा, विकल्प भी देख लीजिए। डी को अगर चुनिएगा तो सभी सही हो जाएगा। अब बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी नहीं होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए। ठीक, ए को हम चुन लेते हैं, मतलब ये है कि सब सही है, सिर्फ चौथा वाला इसमें गड़बड़ है। आंवले के अंदर जो इंटरनल निक्रोसिन आप देखते हैं, निक्रोसिस देखते हैं माफ कीजिएगा, वो बोरॉन की कमी से होता है। और नींबू में जो लिटिल लीफ नाम का रोग आप देखते हैं वो कॉपर की कमी से होता है। तो ये 2 चीज़ हैं, दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो रंग देने वाले पदार्थ हैं और कांच में उनकी वजह से रंग आता है वो दिया हुआ है। तो फेरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो लाल भूरा रंग कांच में दिखाई देगा। गोल्ड क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे तो डार्क ब्लू कलर आएगा। कैडमियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो येलो लाइक लेमन, मतलब लेमन लाइक येलो जो है वो कलर दिखाई देगा, नींबू जैसा पीला। और ब्लू लाइक पिकॉक, मतलब पिकॉक ब्लू जो कलर कहा जाता है, मयूरी नीला, वो कलर तब आता है जब आप क्यूप्रिक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं कांच को बनाने में। तो अब आप बताइए कि गलती कहाँ पर है। कांच को अलग अलग रंग देने के लिए यहाँ पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी होना चाहिए। ठीक है, गोल्ड क्लोराइड जो आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर से आता है, ये गलत है। गोल्ड क्लोराइड से रूबी की तरह लाल रंग आता है। ठीक है, रूबी यानी माणिक्य, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है माणिक्य, तो उसका रंग जैसा होता है, मतलब लाल आभा लिए गुलाबी, एकदम से लाल नहीं होता है, एकदम से गुलाबी नहीं होता है, ललछऊ आभा लिए गुलाबी होता है, तो वैसा रंग आएगा। इसके बाद देखते हैं अगले वाले को, बाकी सब सही था। यहाँ कुछ मापक यंत्रों के नाम दिए हैं, जैसे स्फिग्मोमैनोमीटर है, ये हृदय संबंधी जो असामान्यता है उसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को मीज़र करने में। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम यानी EEG जो होता है ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मस्तिष्क में कोई विकार है तो उसका इससे पता लगता है। और ऑटो एनालाइजर जो है ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि सभी के परीक्षण में इस्तेमाल होता है। तो अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न को तो आप देख ही रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। दूसरा माफ कीजिएगा, तीसरा और चौथा इसमें सही, नीचे वाले सही है, लेकिन ये दोनों गलत है, आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। असल में हृदय की जो गड़बड़ियाँ होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनकी जांच के लिए बेसिक इस्तेमाल किया जाता है ECG। ठीक है, ECG को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी।
और बाकी स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो रक्तदाब का पता लगाने के लिए, मतलब ब्लड प्रेशर नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों गलत दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा हो रही है और इसमें कहा गया कि अप्रैल जुलाई 2022-23 के भुगतान चक्र में करीब 11.3 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति अनुपात घटकर पिछले 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। पिछले 7 सालों में सबसे कम स्तर पर आ गया है और ये 5%। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। इकोनॉमिक सर्वे का ये 2 डाटा दिया हुआ है, इसमें चुनने का विकल्प आपके पास मौजूद है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। दोनों सही है। ऐसी भारी भरकम जानकारियाँ आमतौर पर ठीक होती हैं, मतलब हमेशा ठीक हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि सही होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। यहाँ फिर से इकोनॉमिक सर्वे। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर वास्तविक सकल राज्य घरेलू वृद्धि दर जो है इसका वास्तविक आधार रहेगा 6.5% का, ऐसा कहा गया। और भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने वाला है, ऐसी उम्मीद है। तो अब बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 52 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। दोनों सही है। यहाँ भी दोनों इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये एक साथ पूछी जाएंगी, आवश्यक नहीं है, तो इन्हें पता रहना चाहिए आपको। इसके बाद 53 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो कथन है उसमें से आपका कौन सा सही है, बताइए। 2 ही कथन है। तो रूस में बने भारत के सुखोई 30 लड़ाकू विमान और अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, ये दोनों ही शामिल हुए थे और एक युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास था जिसका नाम था कोप इंडिया। ठीक है, मतलब इन दोनों को कोप इंडिया में शामिल किया गया था। इसके बाद क्रोएशिया हाल फिलहाल में यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। ये पासपोर्ट फ्री एरिया है। बताइए इसमें से कौन सा आपका कथन सही है। प्रश्न को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी होना चाहिए। पहला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला इसमें गलत है। हर जगह सभी सही हो जाएं आवश्यक नहीं है। तो पहला सही है, कोप इंडिया में दोनों हिस्सा लेंगे, लेकिन क्रोएशिया वाला विकल्प गलत है। क्रोएशिया जो है ये 27वां देश बना है, 20वां नहीं। इससे पहले 26 देश पहले से ही मौजूद है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले सारे देशों को जाने, जो लेटेस्ट है उसको आप देख लीजिए। तो ये आपका 27वें नंबर पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आप सी को चुनते हैं असल में। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया गलत का चयन करिएगा। तो इसमें ये बताया गया कि कौस्तव चटर्जी जो हैं ये राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल किए हैं और ये दिल्ली में आयोजित हुई थी असल में, और 78वें ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इस जीत को दर्ज करने के बाद। और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, कर्नाटक के मांड्या में ये मेगा डेयरी का उद्घाटन किए जिसकी लागत थी 260 करोड़ रुपए। अब आप ये बताइए इसमें गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 54 को आप देख रहे हैं। डी को चुन लीजिए, इसमें गलती कहीं भी नहीं है ना। डी को हम चुनेंगे तो सभी जो हैं वो सही हो जाते हैं और यही सही बात है। इसके बाद चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर और ये पूछ रहा है आपसे कि कथन में से देखिए कि सही कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कोलकाता शहरों को जोड़ने के लिए भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा हुगली नदी के अंदर बनाई जा रही है। नीचे नीचे यहाँ पे यातायात का काम होगा। कथन 2 ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश की अंजलि शर्मा ने हाल फिलहाल में अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को पारंपरिक गद्दी पोशाक लुआंचड़ी पहन के फतह किया है। किलिमंजारो को फतह करना कोई ज़्यादा बड़ी बात इन पर्वतारोहियों के लिए नहीं है। ये इतने माहिर होते हैं कि इनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है ना। मतलब वो ऊंची चोटी है उस महाद्वीप की, लेकिन आप ये कहिए कि जितने भी जो सिद्धहस्त लोग हैं उनके लिए आसान काम है। अब माउंट एवरेस्ट से तो आसान है ही है, लेकिन यहाँ जो पोशाक पहन के उन्होंने फतह किया है वो असल में बहुत टेढ़ी चीज़ होती है, मतलब उसे संभालना मुश्किल होता है। तो अब आप बताएं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी होगा। ठीक है, दूसरा सही है। दूसरा वाला कथन जो है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं। लुआंचड़ी जो है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी पोशाक होती है। और कथन 1 जो है वो गलत है। असल में पश्चिम बंगाल में हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने का ये प्लान है। वैसे भी आप हुगली से हावड़ा को आराम से जोड़ सकते हैं, है ना। तो हुगली नदी के अंदर इसको बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। दार्जिलिंग नहीं होगा, यहाँ पे हावड़ा होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चुनेंगे किसको। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा परफेक्ट होता है। प्रश्न संख्या अगला, इसमें कथन फिर से दिया हुआ है 2, और पहले वाले में कहा गया कि यूरोपीय आयोग ने हाल फिलहाल में भारत के पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में उगाई जाने वाली कूच बिहार चाय को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने का काम किया है। और कथन 2 ये कहता है कि 100% विद्युतीकरण हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का हो गया है, और ऐसा होने से हरियाणा देश में पहला राज्य बन गया है। मतलब रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण होने के बाद इस तरीके का पहला राज्य। तो बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 56, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। पहला तो इसमें जो कथन आप देख रहे हैं ना वो गलत है। पहला वाला कथन गलत है, लेकिन दूसरा वाला सही है।
100% विद्युतीकरण। तो ये जानकारी काफ़ी काम की है, आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल पहला भी पता होना चाहिए। असल में ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली कांगड़ा चाय है और इसको भौगोलिक संकेतक मिला है, न कि कूच बिहार चाय को। तो पहला गलत हो गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं, जो कि है 57। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला और इन्होंने हाल फिलहाल में स्थानीय शहरी निकाय मंत्री और इनका नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता, इनके साथ हिसार डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि हरियाणा के हर शहर को साफ सिटी सेफ सिटी बनाने के लिए राज्य के सभी 88 नगरीय निकायों में संपत्ति डेटा को सत्यापित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन सुविधा संपत्ति सत्यापन पोर्टल को हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। अब आप ये दोनों ही देख रहे हैं, तो बताइए कि इसमें से गलती कहां पर है। प्रश्न को देखिए और 57 जो है इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका डी वाला। डी का मतलब ये है कि इसमें गलती कहीं भी नहीं है ना। नॉन ऑफ दीज, दोनों ही कथन अपनी अपनी जगह पे सही है और इन्हें आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद 58 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो अमृत महोत्सव को समर्पित धनपत सिंह सांगी की स्मृति में 5 दिवसीय सांग महोत्सव को कुरुक्षेत्र में शुरू किया गया है और हरियाणा के चंडीगढ़ में मिड डे मील योजना के लिए राज्य स्तरीय जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी बैठक होती है और उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 14,409 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिड डे मील उपलब्ध कराने के लिए बजट में लगभग 72% की वृद्धि की गई। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहां पर है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, 58 को आपने देखा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इसमें से कहीं भी कोई भी प्रश्न कोई भी स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं है, दोनों ही सही है अपनी जगह। तो हम डी को चुनते हैं, ठीक है, इसमें सभी सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। यहाँ 2 स्टेटमेंट है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो हाल ही में हरियाणा के सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई, ऐसा कहा गया। और हरियाणा सरकार ने हाल फिलहाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चलाई जा रही जो परियोजनाएं हैं उनके सर्वेक्षण, कृषि और बागवानी फसलों की निगरानी, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, इन सब के लिए ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। ये है 59 और क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला, ठीक है। इसमें पहला सही है और दूसरा सही, पहला सही है और दूसरा सही है, मतलब दोनों ही सही है। कहने का मतलब दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह काम के हैं और इनसे अलग अलग सूचनाएं आपसे पूछी जा सकती। इसके बाद प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है फूसगढ़ नाम का एक गांव और वहां पर सामुदायिक केंद्र भवन का हाल फिलहाल में शिलान्यास किया गया। इसे रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्थापित किया गया। मतलब यहाँ पे जो सामुदायिक केंद्र भवन है उसमें भवन तो पहले से ही था, लेकिन वहाँ पे एक पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है, ये एक बड़ी बात है। और हरियाणा के झज्जर जिले में रेदुआस नाम का गांव है जहाँ पे पूजा मोर ने अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम में नेशनल पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और एशियन गेम्स 2023 के लिए क्वालिफाई किया है। अब आप बताइए इसमें जो 2 स्टेटमेंट है इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं 60वां और ये जो 60वां प्रश्न है इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा डी वाला। गलत कुछ भी नहीं है, दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। एशियन गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया था, इनका नाम पूजा मोर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी 61वां। कथन ये कहता है कि विश्व बैंक ने असम की आपदा की तैयारियों और बाढ़ के पूर्वानुमान के प्रयासों की सहायता के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। और कथन 2 ये कहता है कि राज्य में पहली बार तेलंगाना के चुनाव आयोग ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति मंजम्मा जोगथी इनको पोल आइकॉन के रूप में चुना है ताकि जो कम्युनिटी है उसमें नामांकन और मतदान के लिए प्रेरणा मिल सके। तो ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें आपको देखकर बताना है कि करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, कथन देख रहे हैं पूरा, बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाना चाहिए। इसमें कथन 1 जो है वो सत्य है, पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया है वो परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। कथन 2 जो यहाँ पे कहता है उसमें आप अगर राज्य के हिसाब से देखें तो ये तेलंगाना राज्य नहीं है बल्कि कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जिनका नाम है मंजम्मा जोगथी इनको आइकॉन के तौर पे चुना है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तेलंगाना नहीं होना चाहिए था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि अभी जो रिपोर्ट्स जारी हुई हैं उनके बारे में गलत कथन को छांटिएगा। तो पहला जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है असल में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 और इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 126 यानी 126वीं।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें 2023 के डाटा के हिसाब से भारत की रैंक है 85। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 62 को आप देख रहे हैं और 62वां जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नॉन ऑफ दीज, गलती कहीं भी नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सभी सही है, तो आपके काम की है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 63, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, इनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के 36वें चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया गया। अब आप बताइए कि इन दोनों कथनों में से कौन सा आपका गलत है। प्रश्न को देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है, तो हम डी को चुनते हैं, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट, यहाँ देखें कहा गया कि सही विकल्प कौन सा है। तो लाइसोसोम जो है ये कोशिका की आत्महत्या की थैली है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये फोटोसिंथेटिक सेंटर है असल में सेल का, और प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है ये आपके सेल में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ आप देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ हमने देखी, लाइसोसोम देखा, क्लोरोप्लास्ट देखा। राइबोसोम जो है ये कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र होता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर होता है। और क्रोमोसोम जो आप देख रहे हैं ये कैरियर होता है असल में जेनेटिक ट्रेड्स के लिए। और कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 64 को आपने देखा, सही जवाब इसका ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, केवल इसका जो 5वां वाला है वो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये कोशिका का पावर हाउस होता है, कोशिका को ऊर्जा यहीं से प्राप्त होती है एटीपी के रूप में, तो वो जानकारी यहाँ पे गलत दी थी। इसके बाद 65वें को देखते हैं, इसमें पदार्थ और उपयोग दे रखा है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो नियोप्रीन जो है ये संश्लेषित रबर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होती है यानी अम्ल वर्षा। भोपाल गैस कांड में जो गैस का लीकेज होता है वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। और पानी में कार्बोनेट का ज़्यादा मात्रा में सांद्रण होने से, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो 65 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ऐसा होता है, ना कि कार्बोनेट की। कार्बोनेट तो वैसे ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो मूल कारण है वो नाइट्रेट की यहाँ पे अधिकता हो जाता है। तो डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। 66वें को देखते हैं, यहाँ पर कुछ जीआई संकेतक के बारे में दिया हुआ है, मतलब जीआई टैग के बारे में दिया है। तो इसमें देखिए आप, असम का जो गमोसा है, असम के गमोसा के लिए असम राज्य को जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना के लिए बिहार को मिला है। अलीबाग की सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र को, और तंदूर रेड ग्राम के लिए तेलंगाना राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो भौगोलिक संकेतक का यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा सही है। और इसमें सही जो खोजने का, मतलब विकल्प को सही खोजने का तरीका है, उसमें पूछने का तरीका देखिए कि किस उत्पाद को हस्तशिल्प की श्रेणी में भौगोलिक संकेतक दिया गया है। मतलब ये जानकारियां तो सभी सही हैं, लेकिन यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट है उसकी कैटेगरी में आपको देखना है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि बाकी जो है वो खाने वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें असम का जो गमोसा आप देख रहे हैं, ठीक है, असम का गमोसा जो है वो हस्तकला है और ये असम राज्य की है, इसको जीआई टैग मिला है। बाकी जितने भी हैं वो कृषि क्षेत्र के हैं, मतलब खाद्यान्न से जुड़ा हुआ है तो कृषि क्षेत्र का है। तो इसमें से हम ए को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। राज्य और लोक नृत्य यानी फोक डांस का नाम दिया है। तो आंध्र का है आपका बुट्टा बोमल्लू, और बिहू और बगुरुम्बा जो है ये असल में असम का है। फाग और धमाल जो है ये आपका हरियाणा का है, और कुद डांडी नाच जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। तो इसमें गलती कहाँ पर है बताइए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का कुद डांडी है, कुद डांडी है, ये वाला आप देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। फोक सॉन्ग दिया हुआ है और साथ में स्टेट का नाम दिया है। तो सन्ना लमोक जो है ये मणिपुर का है, सैकुती जाई जो है ये मिजोरम का है, बुर्रा कथा आपका तमिलनाडु का है, और दसकठिया जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का है। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 68, और 68 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। बुर्रा कथा जो यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ है, यही ऑप्शन गलत है। बुर्रा कथा असल में कहाँ का है, बुर्रा कथा आंध्र की है। तमिलनाडु का अगर आप देखें तो विल्लू पट्टू जैसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। यहाँ पर देखें, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम जो है वो 1987 में आता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जो है वो 1976 का है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 1999 का है, और धन शोधन निवारण अधिनियम जो है वो 2002 का है। तो अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 69 को आप देख रहे हैं।
और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा, सभी सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है सब की सब सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 70, औषधि दिया हुआ है और उसका बोटेनिकल सोर्स दिया हुआ है। तो इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है जो कि सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। मार्फिन हमें प्राप्त होती है पोस्ते से, एट्रोपिन प्राप्त होता है सिनकोना से और पपेन प्राप्त होता है पपीते से। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है कुनैन हमें प्राप्त होता है बेलाडोना से। बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। 5 इसमें दिए हुए हैं, उसमें से आपको जो गलत है उसकी तलाश करनी है। प्रश्न को आप देखिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा और पांचवा दोनों गलत है। गलत की तलाश करनी थी, तीसरा गलत है और पांचवा गलत है। एट्रोपिन जो हमें यहाँ दिखाया गया है, तो एट्रोपिन हमें बेलाडोना से प्राप्त होता है और कुनैन जो है वो सिनकोना से प्राप्त होता है। ये आपस में बदल गए हैं, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि सही विकल्प कौन सा है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के बीच में है, इंटरनेशनल बॉर्डर। डूरंट रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि सही कौन सा है। डी को अगर चुनिएगा तो सभी सही हो जाएगा। फिलहाल बताएं। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी नहीं होगा बल्कि सी हो जाएगा, यानी दूसरा सही है और चौथा सही। ठीक है, यहाँ आप ध्यान से अगर देखें तो दूसरा सही है और चौथा सही है, पहला और तीसरा दोनों गलत है। सी को हमने इसीलिए चुना है। ये आप भी जानते हैं कि रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है और मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच में है, तो यहाँ उल्टा दे दिया है और इसीलिए ये दोनों ही गलत हो गए हैं। डूरंट रेखा की जहाँ तक बात है तो इसका जो बड़ा हिस्सा है डूरंट रेखा का, ये प्राकृतिक सीमा रेखा है। जब हमारा भारत अविभाजित था, पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, तो ये प्राकृतिक बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, बाद में डूरंट कमीशन का गठन होता है, वो अलग बात है, तो नाम बाद में दे दिया जाता है, लेकिन सीमाएं पहले भी थी। अब बाद में जब पाकिस्तान का गठन हो जाता है तो एक छोटा सा हिस्सा हमारे हाथ में आता है डूरंट रेखा का, और एक बड़ी लाइन जो है वो पाकिस्तान में चली जाती है। छोटी सी सीमा हम अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं और वो वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पीओके इस समय है, यानी पाकिस्तान के द्वारा ज़बरदस्ती हमारे क्षेत्र पे कब्जा किया गया है। तो मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ अफगानिस्तान का लगता है। फिलहाल यहाँ पे आप देखें तो पहला और तीसरा गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, सिर्फ दूसरा चौथा सही था। प्रश्न संख्या आपका 72वां, और इसमें गलत की तलाश करनी है। तो त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से, यानी उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, मतलब आपका नेपाल है, भूटान है और चीन है, उनके साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। तो फिर गलती कहाँ पर है? इसमें गलती कहीं नहीं है, जितना दिया है वो सभी सही है। बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लंबा बॉर्डर लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कौन कौन से यहाँ जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है वो आप देख रहे हैं। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है और 1 ओर से भारत की ओर से चिपका हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो टेक्टोनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वेगनर की, उसके हिसाब से हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई। ठीक है, इसके बाद ये कहा जा रहा है बी वाले में कि भारत के अधिकांश जो धात्विक खनिज संसाधन है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पाद जो है ये टर्शियरी स्टेज की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें पाए जाते हैं। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एल्यूमिनियम का उत्पादन का स्रोत है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। 73 को आपने देखा, और 73 जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, यही गलत है। गोंडवाना में बॉक्साइट कब से प्राप्त होने लगा? ये तो कोयले का भंडार है ना, कोयले का काफ़ी प्रचुर भंडार है, तो यहाँ पर हम इसे गलत करते हैं, बाकी सब सही। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी की थ्योरी यही कहती है कि जो भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है, मतलब इंडियन जो प्लेट है हमारी, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने लगती है। और इसकी वजह से मतलब पहले दोनों टकराते हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, टकराते हैं। उसके बाद हमारी जो इंडियन प्लेट है वो नीचे की ओर दबने लगती है, सबडक्ट होने लगती है, और जो यूरेशियन प्लेट है वो उसके ऊपर चढ़ने लगती है। नतीजा क्या होता है? जो बीच में टेथिस सागर था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में, ठीक है, तो वो टेथिस सागर जो है उसमें बल पड़ने लगते हैं, वलन पड़ने लगते हैं, और वो जगह ऊंची होने लगती है, और वहाँ से हिमालय की रचना होती है। तो सही बात है, इसमें डी वाला ही सिर्फ गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 74 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो इसमें माउंटेन पीक का नाम और स्टेट का नाम दिया हुआ है। करोह पीक जो है ये हरियाणा की है, मुल्लैनगिरी तमिलनाडु की है, धूपगढ़ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और पारसनाथ जो है वो झारखंड का है। अब बताइए कि इसमें से आपका सही कौन सा है। अब सही का मतलब ये है कि सही आपको उत्तर चुनना होगा, गलत विकल्प की तलाश करनी।
तो गलत विकल्प अगर आप चुनते हैं 74 में तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी वाला मुल्लयनगिरी, जो इसमें दिया हुआ है ना, तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ना कि तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट में ये चोटी है, बाकी जो आप देख रहे हैं वो परफेक्ट है। धूपगढ़ आपका सतपुड़ा रेंज में पड़ता है, लेकिन है मध्य प्रदेश में ही, तो मुल्लयनगिरी वाला ऑप्शन इसमें से बाहर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है। तो पेनिसुलर प्लेटू जो है इसका निर्माण हुआ है लो हिल्स से और वाइड वैलीज से। ये इग्नियस और मेटामार्फिक रॉक्स दोनों के रूपों में पाया जाता है, मतलब इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो या तो इग्नियस है या फिर मेटामार्फिक है। इसके बाद ये कहा गया कि वेस्ट कोस्ट जो है यानी पश्चिमी तट भारत का, वो पूरी तरह से यहाँ कहा गया कि ड्यू टू द अपलिफ्ट एंड सबसिडेंस ऑफ द लैंड। कहने का मतलब ये है कि भारत का जो पश्चिमी तट है वो भूमि के उत्थान और निर्गमन से बना हुआ है। कुट्टानाडु जो कर्नाटक का क्षेत्र है ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। 75वां आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कुट्टानाड के बारे में, तो कुट्टानाड जो है ये केरल का है और ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जो जलीय कृषि है और मत्स्य पालन है वो बड़े पैमाने पर होता है। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, सही का चयन आपको करना है। तो पश्चिमी, अब यहाँ पहला कथन ये कहता है कि दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति जो है वो क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में होती है। क्रिटेशियस पीरियड जो है उसके लास्ट फेज में ये ओरिजिनेट होता है। वेस्टर्न घाट के विषय में कहा जा रहा है कि इसकी उत्पत्ति सेनोजोइक इरा में होती है, माफ कीजिएगा सेनोजोइक पीरियड में होती है असल में। और हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में ज़्यादा विविधता है, ठीक है। और लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में लंबवत जो घाटी है उसको दून कहा जाता है। वर्टिकल वैलीज सिचुएटेड बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक इज नोन एज दून, जैसे कि देहरादून है। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 76 को आप देख रहे हैं, ये विकल्प है और इसका जो सही जवाब है 76 का वो इसमें हो जाएगा डी वाला। डी को हम देख लेते हैं, यानी सभी सही हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी परफेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं। ठीक, अब इसके बाद 77 को देखते हैं। भाबर मैदानों की चौड़ाई पूर्व में कम है और पश्चिमी भाग में ज़्यादा है। काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसको कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 77 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। काली और तीस्ता वाला जो ऑप्शन दिया है, जो सीधा दिखता है वही गलत होता है। तो काली और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वो असल में कुमायूं हिमालय नहीं है, ठीक है, इसे कहा जाता है नेपाल हिमालय और ये काफ़ी ऊंचा हिस्सा है, ठीक। और कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो वो सतलज और काली के बीच में पड़ता है, नदियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया है, तो वो पता कर लीजिएगा। इसमें जो बी वाला है वो गलत है, बाकी सब सही। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। नामचा बरवा से ये यू टर्न लेती है और अरुणाचल में एंटर करती है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ जो है ये आंध्र में कृष्णा और पेन्नारू के बीच में है। इसके बाद जवादी हिल्स जो है या जवादी पहाड़ियाँ, इनके विषय में कहा गया कि आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में है। अन्नामलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर है। और नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, यहाँ गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। तो अब आप बताएं इसमें गलती कहाँ पर है। 78 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जवादी हिल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वही यहाँ पर गलत है, बाकी सब तो सही है। ये अर्काट जिले में पड़ती है और अर्काट जिला आंध्र में नहीं है, ये जिला कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ राज्य का नाम गलत दिया है। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। यहाँ पर गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को कहा जाता है डेजर्ट, ठीक। और जो डेजर्ट एरिया होते हैं, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय और शुष्क जलवायविक दशाएं पाई जाती हैं। इसके बाद विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में पाया जाता है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य और पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों तक फैला हुआ है। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो 79 को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। द एरिया विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 सेंटीमीटर और लेस इज कॉल्ड डेजर्ट, यही गलत है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे भी कम अगर वार्षिक वर्षा होती है तो हम कहेंगे कि वो डेजर्ट। 50 तो तब भी गनीमत होती है। वर्षा की ही मात्रा के आधार पर तय किया जाता है कि कोई क्षेत्र जो है वो रेगिस्तान में डिक्लेयर होगा या नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब चाहे तब रास्ता बदल के किसी भी गांव में घुस जाती। और सिंधु नदी का उद्गम ये तिब्बती क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर श्रेणी से बोखरचू नाम की हिमनद के पास से होता है। मतलब हिमनद के पिघलने से पानी बनता है, तो वो हिमनद है बोखरचू, ऐसा कहा जा रहा है।
और राकस ताल या राक्षस ताल जो कि मानसरोवर झील के पास में है, वहाँ से सतलज नदी निकलती है और वहाँ पर इसे सिंगी खंबन कहा जाता है। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं और उसके बाद गंगा का जन्म होता है। तो अब आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 80 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, ये सतलज नदी का जो यहाँ दिया हुआ है, इनके बारे में अगर देखा जाए, यहाँ देखें आप सी वाले ऑप्शन को, सतलज नदी जो है ये मानसरोवर के पास राकस ताल से निकलती है या राक्षस ताल से, बात सही है। लेकिन सिंगी खंबन इनको नहीं कहा जाता है, इन्हें लॉन्ग चेन खंबब कहा जाता है। ठीक है, और सिंगी खंबब किसे कहा जाता है? ये सिंध नदी को कहा जाता है। ये सिंधु नदी के बारे में सत्य है, लेकिन यहाँ पर सतलज के बारे में दे दिया है, तो यही इसमें गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। यहाँ पर भारत के कृषि के संबंध में चर्चा हो रही है। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक नई योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब इसके बारे में यहाँ 4 स्टेटमेंट है, उसमें से आपको जो सही है उसकी तलाश करनी होगी। ध्यान से देखिएगा। तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, बीमारियों और इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई फसल बर्बाद होती है तो उस स्थिति में बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता किसानों को मिलेगा, ऐसा दिया हुआ है। कृषि में सतत प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना बहुत जरूरी है। नवाचार और आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी इसमें शामिल था। और साथ में जो ऋण का प्रवाह है कृषि के क्षेत्र में, उसको सुनिश्चित करना। तो अब आप ये बताइए कि इसमें जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 81वें को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, सभी सही है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब सही है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या अगला 82वां, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में गलत ऑप्शन का चयन करिएगा। तो 12 मई 2020 की बात है। आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया था पीएमजी के द्वारा और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ताकि आर्थिक स्थिति को रफ्तार मिल सके। आधिकारिक रूप से पूरे राष्ट्र में इसको संबोधित किया गया था और 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसकी घोषणा की गई थी और ये पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें डी वाला, कुछ गलत नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब एकदम परफेक्ट। प्रश्न संख्या अगला यानी 83, हरित क्रांति के बारे में यहाँ विचार करना है, सही जो है वो आपको चुनना होगा। तो देखें, इसमें कहा गया हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होती है। ठीक बात है। कृषि आगतों में गुणात्मक कमी के कारण देश में जो कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिडक्शन जो एग्रीकल्चरल इनपुट है उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कंट्री का है वो बढ़ा है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया कि खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता आई है और व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। तो अब इसमें आप बताएं कि हरित क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाना चाहिए। दूसरे को छोड़कर बाकी सब सही है। देखिए, हरित क्रांति का फायदा ही हुआ है, उससे नुकसान नहीं हुआ है। और कृषि आगत में कमी कहाँ से आएगी? वृद्धि होगी ना, गुणात्मक वृद्धि होती है। और इस वजह से जो आवक है, आगत का मतलब क्या है? जो अनाज पैदा होकर खेत से आ रहा है, मार्केट में आ रहा है या किसान के घर आ रहा है, उसकी बात हो रही है। तो वो तो बढ़ेगा ही, उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अनाज पैदा होगा, उसका यही मतलब है। तो ये सीधा सीधा गलत हो जाता है। और अगर दूसरा आप गलत करते हैं तो इसमें बहुत आराम से आप छांट सकते हैं, है ना। तो बी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 84 को देखिए, केंद्र सरकार के संबंध में कहा गया है कि इसके सार्वजनिक उद्यमों को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कुछ मानदंडों से गुजरना होता है। तो जो मानदंड है उन्हें देखिए। इसमें नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, मतलब जो महारत्न का दर्जा प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियां हैं उनके पास पहले से ही नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों के दौरान जो औसत वार्षिक कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होना चाहिए। 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निवल संपत्ति जो है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की होनी चाहिए। और 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो कर है उसके पश्चात औसत वार्षिक जो शुद्ध लाभ है वो होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है। 4 अलग अलग स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, नीचे विकल्प। और इसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, डी को चुनने का मतलब क्या है कि जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी स्टेटमेंट जो है वो ठीक दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 85वें प्रश्न को देखते हैं। तो गोईपोरिया समिति जो है ये आय वितरण के अनुमान के लिए गठित की गई थी। खुसरो कमेटी का गठन कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए किया गया था। दंतेवाला का गठन बेरोजगारी का अंदाजा लगाने के लिए किया गया था। और सरकारी आयोग जो है ये केंद्र सरकार संबंध को दर्शाता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 85 और 85 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला।
यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों ही सही है, लेकिन गोईपोरिया समिति का जो दिया हुआ है वो गलत है। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा में सुधार से संबंधित है और इसका समय है 1990 का, जबकि जो आय वितरण का अनुमान लगाने का काम था ये महालनोबिस कमेटी का था, पीसी महालनोबिस कमेटी का था, तो वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यही एकमात्र गलत है, हमने बी को चुना है। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि कुछ बोर्डों का जो स्थापना का क्षेत्र है, मतलब स्थान है, वो आपको दिया हुआ है, बताइए इसमें सही कौन सा है। तो कॉफी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है, कोट्टायम में है रबर बोर्ड का, तंबाकू बोर्ड का है गुंटूर में यानी आंध्र में, और जूट बोर्ड का है कोच्चि में, कोच्चि माने केरल में। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 86 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ए को चुनने का मतलब है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन ये जूट बोर्ड वाला जो दिया हुआ है ना ये गलत है। वैसे भी जूट से आप केरल को कहाँ से जोड़ सकते हैं, है ना। जूट बोर्ड का कहाँ पे होगा, जो जूट का अच्छा प्रोड्यूसर है वहाँ पे होगा, तो पश्चिम बंगाल, है ना, कोलकाता में ये है मूल रूप से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के संदर्भ में। तो वित्तीय प्रणाली का विनिमयन और पर्यवेक्षण करना वित्त मंत्रालय का काम है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना इसका काम है, साख को कंट्रोल करना यानी क्रेडिट कंट्रोल ये भी इसका काम है, और कंट्रोलिंग करेंसी ट्रांजेक्शन यानी मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना ये भी फाइनेंस कमीशन का ही काम है। ठीक है, माफ कीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। और नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन इसमें ए में दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि कोई सही नहीं है। तो देखकर बताइए कि इसमें से कौन सा काम इसका है। और 87 को आप देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा इसका ए वाला। ठीक, ए वाले को हमने चुन लिया यानी काम ही यहाँ खत्म हो जाता है। वित्त मंत्रालय का इसमें से एक भी काम नहीं है। रिजर्व बैंक का ये सारा काम है। रिजर्व बैंक जो है वो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, उसकी देखरेख करता है, उसके अलावा वित्तीय विनियमन का काम करता है, पर्यवेक्षण करता है, विदेशी मुद्रा पर कंट्रोल रखता है। ये सारे काम जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं। मुद्रा को जारी करना, नष्ट करना, ये सारे काम जो है ये भी रिजर्व बैंक के ही होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। यहाँ देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स जो है, इसके बारे में कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट है, विचार आपको करना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 2010। मानव विकास रिपोर्ट में प्रकाशित किया जा रहा है 2010 से, है ना, उसी के अंतर्गत प्रकाशित होता है। Before the multidimensional poverty index, the human poverty index was published from year 1997 along with the human development report, or it had been developed by Oxford Poverty and Human Rights Initiative in collaboration with United Nations Population Fund। तो अब इसमें आप देखें और बताएं कि गलत कौन सा है। प्रश्न को तो आपने देख लिया, ई वाला ऑप्शन खाली ही है, तो ये डी तक आपको दिख रहा है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 88 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। लास्ट वाला ही गलत है, बाकी सब तो सही है। यहाँ ये कहा गया कि ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सफोर्ड पोवर्टी और ह्यूमन राइट इनिशिएटिव वाला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो कहा गया है ना जनसंख्या कोष, उसकी जगह पे होना चाहिए था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी, और साथ में ऑक्सफोर्ड का आपस में सहयोग है और उसके माध्यम से इसे जारी किया जा रहा है। तो डी वाला विकल्प इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। 89 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि गैर व्यापारिक जोखिम के लिए निवेश हेतु वर्ष 1988 में विश्व बैंक समूह के कौन से संगठन का गठन किया गया था। विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन बनाया जाता है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 89 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिसे कि आप मीगा कहते हैं। ठीक, यहाँ आप देखें, ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है और इसी का गठन किया गया था 1988 में। बाकी जितने हैं वो इससे पहले वाले। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 में कथन दिया हुआ है और इसमें आपको देखना होगा कि सही कौन सा है। तो भारत सरकार की एक अम्ब्रेला योजना है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, और इसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसे कि पीएम आशा कहा जाता है शॉर्टकट, और इसे सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट में बहुत सारे छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं वो शामिल होती है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसके बाद कथन जो दिया है इसे ध्यान से देखें, मतलब दूसरा कथन, इसमें कहा जा रहा है कि द प्रधानमंत्री अन्नदाता, यहाँ देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था। ये मूल्य सुनिश्चित करने, मतलब किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके, जो फसल उन्होंने पैदा की है उसका वाजिब उन्हें दाम प्राप्त हो सके, इसके उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था, उनकी आय का संरक्षण करने के लिए। तो अब आप ये बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 90 को आपने देखा और इसमें जो विकल्प है उनको भी देख लीजिए।
अब इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, दोनों ही इन्फॉर्मेशन अपनी जगह पे सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है ना। तो हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सही कौन सा है बताइए। ये बहुत तेज पूछा जाता है, इस बार पूछा गया था फिर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, बताएं। तो 91 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से ए होना चाहिए। लक्ष्य 1 जो पुअर्टी को दूर करने वाला है वो सही दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो सब गड़बड़ दिए हैं, तो उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। देखिए लक्ष्य 2 जो है वो असल में 0 हंगर का है, लक्ष्य 3 जो है वो अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़ा हुआ है, और लक्ष्य 4 जो आप देखते हैं वो असल में आपका लैंगिक समानता से, माफ कीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 5 जो है वो लैंगिक समानता से, ऐसे करके होता है। तो कुल मिलाकर 17 है, इसमें हमें देखना है। इसके बाद 92 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो यहाँ स्टेटमेंट दिया है उस पर विचार करके बताइए कि सही कौन सा है। ये तालाब के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तो जू प्लैंक्टन्स जो है ये तैरने वाले जंतु होते हैं। नेक्टॉन जो है ये असल में अपनी इच्छा से तैरने वाले प्राणी होते हैं। नितलस्थ प्राणी जो होते हैं, बेनेथिक एलिमेंट जिन्हें माफ कीजिएगा बेनेथिक एनिमल जिन्हें कहा जाता है, यानी नितस्थल प्राणी इन्हें कहा जाता है। ये जो तल होता है वहाँ पे होते हैं गहराई में, तो ये सबसे निचले स्तर पर रहने वाले जीव होते हैं। अब इसमें आप बताइए कि सही कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 92 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी तो सही है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी सही है ना। जू प्लैंक्टन्स जो है ये जितने भी फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, और ये मछलियों के लिए उम्दा भोजन होते हैं। तो जू प्लैंक्टन्स जहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ मछलियाँ अच्छी तादाद में होती हैं। इसके बाद 93 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि गलत विकल्प का चयन करिए। कुल 4 स्टेटमेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये श्वसन, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, ज्वालामुखी गतिविधि, जीवाश्म ईंधन के दहन और पेट्रोलियम प्रसंस्करण के माध्यम से कार्बन चक्र में योगदान देता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि कार्बन केवल पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में ही पाया जाता है, जैविक घटकों में नहीं पाया जाता। फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका नगण्य है, क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का कोई आदान प्रदान नहीं होता। जैव सांद्रण एक प्रकार का जैव संचयन है। बायो कॉन्सेंट्रेशन असल में एक बायो एक्यूमुलेशन है, और ये तभी होता है जब जो पदार्थ है उसको पानी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। पानी के द्वारा अगर वो अवशोषित कर लेता है, मतलब उसे कर लिया जाता है, तो उसके बाद ये घटना होती है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि गलती कहाँ पर है। और 94 को आप देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा होना चाहिए, ध्यान से देखिए और बताइए। तो 94 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन केवल पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में पाया जाता है। कार्बन लगभग सब घटकों में पाया जाता है, जैविक हो या अजैविक, उनके बिना इनका निर्माण होगा ही नहीं। तो ये गलत दिया है, बाकी सब सही। बीच में प्रश्न संख्या 93 रह गया था, 93 को भी देख लेते हैं। हमने 94 सीधा शुरू कर दिया था, बीच में 93 जो है वो छूटा हुआ था। देखिए इसे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर इन रिलेशन टू नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में कैसे कैसे नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है वो आपको एक सही क्रम चुनना है। इसमें से पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। तो नाइट्रोजन, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, यही सब दिया हुआ है, इसमें आपको कन्वर्ट करके देखना होगा। तो 93 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन पहले, मतलब नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में रहती है, वहाँ से धरती पर पहुँचती है, फिर अमोनिया, उसके बाद नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट। नाइट्रोजन को अमोनिया में, उसके बाद अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, और अंत में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधों को उपलब्ध कराया जाता है। तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो सी को चुना। इसके बाद चलते हैं सीधे, 94 को हमने पहले ही देख लिया था, 95 की ओर 95, और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो ग्रीन हाउस गैसों का लेवल अगर बढ़ता है तो पृथ्वी पर जो तापमान है वो बढ़ेगा, और यही घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। पृथ्वी पर ऊष्मा जो है ये अवरक्त विकिरण के रूप में विकसित होती है। पृथ्वी की ऊष्मा की बात हो रही है, और इसका लगभग 90% हिस्सा वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और मतलब ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। और वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 95 को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला ऑप्शन गलत दिया है। मतलब अगर आप देखें कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं तो सबसे ज़्यादा सांद्रण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके बाद 96 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में जानकारी दी है। गलत क्या है ये बताइए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के तहत 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इंदौर को सबसे साफ सुथरा शहर माना गया, और इसी पुरस्कार की श्रृंखला में 1 लाख से कम आबादी की श्रेणी में महाराष्ट्र का जो पंचगनी है उसको सबसे साफ सुथरा माना गया। तो अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। 96, और 96 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला।
कोई भी गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सभी की सभी सही है और इसीलिए हम डी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है, मुकुंदरा हिल जो है ये ओडिशा में है और श्री विल्लीपुथूर असल में ये विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है और ये है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। ऐसी लोकेशन दी हुई है। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। बाघ अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब पूछे जाते हैं। और प्रश्न संख्या 97 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला। इसमें से यहाँ ध्यान से देखें, पहला दूसरा और चौथा सही है। इसका जो तीसरा वाला है वो गलत है, मुकुंदरा हिल वाला इसमें गलत दिया है। ये राजस्थान में है, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य ये ओडिशा में नहीं है बल्कि राजस्थान में है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब सही है। प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिए। तो विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है, ठीक है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका एम्स्टर्डम में है। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है इसका वैगनिगन में है, यहाँ लोकेशन दी हुई है। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है, जबकि आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका नैरोबी में है। तो अब इसमें आपको देखना है, इसमें IUCN का दिया हुआ है। तो बताइए सही कौन सा है। और 98 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन ये चौथा और पांचवा जो दिया है ये गलत दिया है और इसीलिए हम ए को चुन लेते हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा जो चीज़ है वो सही हो सकता है। तो असल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आपका केन्या में पड़ता है हेडक्वार्टर यानी नैरोबी में, और प्रकृति के लिए संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ उसका है ग्लैंड में यानी स्विट्जरलैंड में, है ना। तो इसको आप चुन सकते हैं। IUCN का कहाँ पे है, ग्लैंड में है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जो है उसका नैरोबी में है। इसके बाद प्रश्न संख्या 99 को देखते हैं। यहाँ पर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट की बात हो रही है। जो गलत जानकारी है उसको चुनकर बाहर कर दीजिएगा। तो इसमें कहा गया कि जो वृक्षावरण है यानी ट्री कवर है उसमें क्षेत्रफल के मामले में महाराष्ट्र राज्य का पहला नंबर है, और फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। झाड़ियों का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, मतलब राजस्थान इसमें पहले स्थान पे है। और वनावरण के क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, यानी फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो इसमें बताइए गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 99 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ एरिया ऑफ श्रब्स, यही वाला ऑप्शन गलत दिया है। इस मामले में यानी झाड़ियों की संख्या के मामले में आंध्र का पहला स्थान है, ठीक है। आंध्र का पहला स्थान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कुरुंकुमे जिले में देश की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है और यह जिला अरुणाचल में है, ऐसा कहा गया। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट यानी सबसे कम साक्षरता दर जो है पूरे देश भर में, वो असल में अलीराजपुर नाम के डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड की गई है जो कि मध्य प्रदेश का है। और सेरछिप नाम का एक जिला है जो कि मिजोरम में पड़ता है और यहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यहाँ पर किसी भी तरह की अनुसूचित जाति नहीं रहा करती है, यानी शेड्यूल कास्ट यहाँ पे निवास नहीं करती है। शेड्यूल ट्राइब तो भरपूर रहती हैं लेकिन जो कास्ट है वो यहाँ पर नहीं रहती। तो अब बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। और इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाना चाहिए। ध्यान से पहले देख लीजिए। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका डी वाला, ठीक है। इसमें गलती हमें ढूंढनी थी और डी वाला एकमात्र गलत दिया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी अनुसूचित जाति का यहाँ पे निवास नहीं। असल बात क्या है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये जो जगह है यहाँ पर मिजोरम नहीं होगा और मिजोरम को शामिल कर लिया है, इसलिए काम गड़बड़ हो गया है। तो इसमें जो लिस्ट है उसको ध्यान से देखना चाहिए। तो ये जो राज्यों के नाम आपने सुने जिसमें कि अरुणाचल है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पर किसी भी तरह की शेड्यूल कास्ट नहीं रहती। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पे ये मॉक समाप्त होता है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।